नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। ये टेस्ट 6 है और इसमें हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करेंगे। टेस्ट को सीरियसली लीजिएगा। आप सब कोई 10th-12th के स्टूडेंट नहीं है कि बार बार मुझे बोलना पड़े। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी 25 के 25 टेस्ट 25 टेस्ट में आपका बेहतरीन तरीके से मैं रिवीजन करवा दूंगा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का। तो डेडिकेशन रखिए, थोड़ा सा खुद से प्रयास कीजिए। अपने प्रयासों से ही सफलता मिलती है। पहला सवाल देखिए, क्या इसका कट ऑफ क्या रहेगा। 80 भी आपके स्कोर आ रहे हैं, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मध्यम से कठिन स्तर के भी हैं। लेकिन आसान सवालों की संख्या भी अच्छी खासी है, बशर्ते आप उसको पहचान पाए और उसको आसानी से हल कर पाएँ। ठीक है, पहला सवाल है, निम्नलिखित कौन सी नदी वृक्षाकार जल निकासी का पैटर्न बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्कन के पठारी प्रदेशों से होकर के बह कर के आती है ये, और आंध्र प्रदेश के पास में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी नदी का जो पैटर्न है बहने का, वो वृक्षाकार पैटर्न को दिखाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, ये तो सही हो गया। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो ये भी सही हो गया भाई। इसका आंसर हो जाएगा सी। और जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, तो शरावती नदी जो है उस पर स्थित है। ये शरावती नदी पर स्थित है, इसको भी कृपया करके ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा कारक भारतीय मानसून को सीधे प्रभावित नहीं करता है। भारतीय मानसून को सीधे प्रभावित नहीं करता, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालता है। दक्षिण हिंद महासागर की उच्च दबाव प्रणाली, सॉदर्न इंडियन ओशन हाई प्रेशर सिस्टम। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, इंडियन ओशन में कुछ भी हलचल होगा तो भारत का मानसून निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। तो इसलिए इसका पहला तो नहीं ही हो सकता। ITCZ जो है, इसी कारण ये लो प्रेशर का जोन बनता है उत्तर भारत के भागों में, इसी कारण तो मानसून आती ही है, तो ये तो प्रभावित करेगा ही। समुद्र से दूरी बिल्कुल प्रभावित करता है भाई भारतीय मानसून को। समुद्र से दूरी, समुद्र से जिन जगहों की दूरी ज़्यादा होगी उस पर भी मानसून का प्रभाव पड़ता ही है। आर्कटिक दोलन बिल्कुल भी नहीं, इसका प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ता है भारतीय मानसून पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर डी हो जाएगा, इसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जरा सवाल को हल करते हैं, तरीका निकालते हैं। पश्चिमी घाट के विषय में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनें। ये पूर्वी घाट से भी ऊंचे हैं, बिल्कुल हैं भाई। पश्चिमी घाट जो है भारत का वेस्टर्न घाट जिसको कहा जाता है, ये निश्चित तौर पर ऊंचे हैं। यहाँ पर इसकी सर्वोच्च कई सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जो 2-2, 3-3 किलोमीटर ऊंची हैं। ठीक है, वे सतत हैं और दर्रे के माध्यम से पार किए जाते। बिल्कुल, आपने कई सारे थाल घाट, भोर घाट, ये सब दर्रा पढ़ा है। सतत का मतलब होता है इनमें कटाव नहीं है, और जो जहाँ पर थोड़े बहुत कटाव है वहीं पर दर्रों का निर्माण हुआ है, दर्रे का निर्माण हुआ है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वे पश्चिमी तट पर पर्वतीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। बिल्कुल, जहाँ पर पर्वत होगा वहाँ पर पर्वतीय वर्षा हो सकता है। पर्वतीय वर्षा किसको कहा जाता है, ये पर्वत है। इधर से बादल आएगा, ये पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होगी और इसके पश्चात यहाँ पर बारिश होगी। यानी कि पश्चिमी घाट के वेस्ट साइड में, वेस्ट कोस्ट पर वर्षा अधिक होगी, और पश्चिमी घाट के ठीक पीछे का जो इलाका होगा ये वृष्टि छाया प्रदेश होगा। यानी कि यहाँ पर वर्षा नहीं की मात्रा में होगी, पानी के हमेशा अभाव रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई, ये भी कथन सही हो गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे का उत्तर हो जाएगा डी। सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ठीक है, अगला है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक सवाल अगर मैं वेस्टर्न घाट के बारे में आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि वेस्टर्न घाट का विस्तार कितने राज्यों में है। गुजरात से शुरू करते हैं इसको, और कहाँ तक, तो तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट के रीजन में आता है। आप मुझे एक बार बस ये बताइए कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। कर्क रेखा का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव है। यह भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करता है। बिल्कुल सही बात, ऐसा लग रहा है भाई। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, मित्र पर गमछा झार बोलते हैं इसको, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो दरअसल में कर्क रेखा पर हैं।
कर्क रेखा पर हैं। तो कर्क रेखा को ऊपर और नीचे भारत को बिल्कुल दो भागों में बांटता है ये, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में। लेकिन उपोष्ण में तो गर्मी कम पड़ती है, फिर भारत में गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों पड़ती है भाई? क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है? क्योंकि भारत के ऊपर में उत्तर में हिमालय है। तो उपोष्ण कटिबंध होते हुए भी बिहार पूरी उपोष्ण कटिबंध में है, लेकिन बिहार में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है? क्यों गर्म प्रदेश है? क्योंकि हिमालय अवस्थित है और हिमालय की अवस्थिति के कारण पीछे की जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी जलवायु है, वो भारत के मैदानी भागों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस कारण से उपोष्ण कटिबंध में होते हुए भी उत्तर भारत का मैदान जो है तपता रहता है, भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ती है। जबकि उपोष्ण कटिबंध में तुलनात्मक रूप से कम गर्मी पाई जाती है, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर स्थित होते हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो यहाँ पर सही लग रहा है, दूसरा को जरा पढ़ते हैं। इससे पूरे भारतीय महाद्वीप में जलवायु एक समान बनी रहती? बिल्कुल भी नहीं। पूरे भारतीय महाद्वीप में कहाँ एक समान जलवायु है, अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं। तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण, कोपेन भाई साहब हैं, उन्होंने वर्गीकरण के अनुसार पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? कोपेन भाई साहब हैं, इनका मन नहीं लग रहा था एक दिन, इन्होंने सोचा कि चलो ज्योग्राफी में कोई सिद्धांत बनाते हैं। इन्होंने बोला कि हम जलवायु का वर्गीकरण करेंगे। जलवायु यानी कि किस प्रकार की वहाँ पर जलवायु कोई भी पाई जाती, ठंडी, गर्मी, उष्ण, आर्द्रता, वर्षा, इस प्रकार की जलवायु कहते हैं। उसके पश्चात इन्होंने बोला कि जहाँ पर खूब ज़्यादा वर्षा होगी, आपको मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, उसको हम बोल देंगे आर। जहाँ पर उससे कम वर्षा होगी उसको हम बोल देंगे स्मॉल आर। जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं उसको हम बोलेंगे डी। अब इस प्रकार के आप बताइए, मासीनराम को क्या बोलेंगे? ये आर बोलेंगे। जोधपुर को क्या बोलेंगे? ये डी बोलेंगे, क्योंकि ड्राई प्लेस है। तो यही है कोपेन भाई साहब का, और कुछ भी नहीं है। इन्होंने अलग अलग नाम दिए, इन्होंने अलग अलग सिंबल के जरिए वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्ध शुष्क मैदान कहा जाता है। पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों को अर्ध शुष्क, यानी कि अधिकांश वर्ष में समय यहाँ पर शुष्कता होती है, लेकिन कभी कभार बूंदाबांदी भी होती है। भारत के कौन से राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अभी मैंने आपको कर्क रेखा का आपको समझाया। क्या समझाया मैंने भाई? मित्र पर गमछा झाड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाए 1 और 3, यानी कि मणिपुर और मेघालय ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मैंने आपको बताया। फिर से बता देता हूं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड भी शामिल है, ये भी याद में रखिएगा। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनें। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। मंगल को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहला तो बिल्कुल सही है, सूर्य सौर मंडल के प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा उष्मा कहाँ से आएगा भाई? प्रकाश कहाँ से आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा, सूर्य से ही तो सारे प्रकाश आते हैं। मंगल को पृथ्वी का, मंगल को नहीं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। आता हुआ सवाल भी आपने गलत कर लिया, क्या आपको नहीं पता था? इसका आंसर ये हो जाएगा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के एक समान ही है। मंगल को बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है, इसलिए आपने आते हुए एक और सवाल को गलत कर लिया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने सही से पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, इसलिए शायद कुछ लोगों का गलत हुआ होगा। निम्न से किस राज्य में भारत की मानक समय यमयोत्तर नहीं गुजरती है? यानी कि 82.5 डिग्री जो मिर्ज़ापुर के समीप में है वो नहीं गुजरता है, किस राज्यों के क्रम में? तो बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश आ गया, काट देंगे। मध्य प्रदेश आ गया, काट देंगे। यहाँ पर फिर से मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, काट देंगे। तो बिहार, झारखंड और तेलंगाना ऐसे हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यूपी एमपी हो जाएगा। अगला है, बिंद और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? बिंद श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान सवाल, ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी भी वहीं से निकलती है जहाँ से सोन नदी निकलती है। अगला सवाल है, काली मृदा के संदर्भ में पूछा जा रहा है। काली मृदा जिसको कहा जाता है, देखिए क्या है, ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी का प्रयोग कपास की खेती में सहायक होता है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाए? इसका आंसर तो 1 2 3 हो जाएगा। काली मृदा काली क्यों है? क्योंकि ज्वालामुखी से जो निकले हुए लावा थे वो लावा समय के साथ परिवर्तित होकर के मिट्टी बने हैं, और उसी मिट्टी से इसका का रंग जो है काला है, इसीलिए इसको काली मृदा कहा जाता है। स्वतः जुती हुई मृदा भी इसको कहा जाता है, स्वतः जुती हुई मृदा भी कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि सूखने पर इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत ही बेहतरीन होती है
और सूखने पर ऐसे लगता है खेत में हल चलाकर कोई जोत करके गया है, इसलिए स्वतः जुती हुई मृदा भी इसको कहते हैं। और कुछ फैक्ट समझिए, ये भारत का मैप है गुरु, भारत का मैप है। इस मैप पर ये जो आपको भाग दिखता है, ये जो भाग दिखता है, थोड़ा सा और नीचे करके बनाते हैं, ये जो भाग दिखता है इसमें काली मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, खासतौर से महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात के कुछ हिस्से, इन प्रकार के कर्नाटक, इस प्रकार की जगहों पर काली मृदा खूब सारे पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कपास की भर भर के खेती होती है, कपास की भर भर की खेती होती है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अभी मैंने बताया आपको कि ये जो मृदा होती है इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही बेहतरीन होती है, जल को होल्ड करके रखने की क्षमता बहुत ही बेहतरीन होती है। इस खेत की जुताई हमेशा ही बरसात शुरू होने से पहले करना होता है। अगर जुताई बरसात होने के पश्चात करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, अप्रॉक्स इम्पॉसिबल हो जाता है इस खेत को जोतना। हल बैल से तो आप जोत ही नहीं सकते, पावरफुल ट्रैक्टर्स आपको लगाने पड़ते, तब जाके इस खेत को आप जोत पाओगे, नहीं तो आप नहीं जोत सकते हैं, इतना ज़्यादा ये मृदा चिपचिपी हो जाती है। तो इसलिए इसको हमेशा ही बारिश शुरू होने से पहले जोत करके किसान इसमें कपास उपजाते हैं। कपास के लिए इस मृदा को जाना जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। निम्न से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में उपस्थित नहीं है? बांदीपुर, सत्यमंगलम, नागरहोल और भद्रा। बहुत आसान सवाल, पेपर में चर्चा में रहता है, कई सारे लोग आते हुए भी इसको गलती करेंगे, कन्फ्यूज होंगे, वो पता है मुझे। वो नागरहोल में कन्फ्यूज होंगे और सत्यमंगलम में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सत्यमंगलम है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये बंधुओं तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांडेली, अंसी आदि टाइगर रिजर्व जो हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, जबकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रहना चाहिए। हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथन में से सत्य कथन को चुनें। बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल, इसका खास तौर से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट कठिन सवाल, इसलिए आ रहा हो तभी इसको हल करें, नहीं तो हमेशा ही स्किप करके बढ़ जाएं। इस प्रकार सवाल इसीलिए दिया जाता है कि हरित क्रांति देखते ही बच्चे समझते पढ़ाई हुआ होगा और गलत करके आ जाते हैं। इस समय भारत की पीएम इंदिरा गांधी जी थी, भाई सही है ये तो, इसमें गलत नहीं है, सत्य कथन चुनना हमें, है ना। इस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री पी शिवरामन थे। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे, तो एम एस स्वामीनाथन वाला भी याद है। दूसरा सवाल में कन्फ्यूजन हो रहा है ना। आंसर पहला तीसरा सही हो जाएगा। इस समय के जो खाद्य और कृषि मंत्री थे उनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनका नाम है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, उनका नाम था चिदम्बरम सुब्रमण्यम। पहला तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चिदम्बरम सुब्रमण्यम उनका नाम था, चिदम्बरम सुब्रमण्यम उनका नाम था, चिदम्बरम सुब्रमण्यम उनका नाम था। वो इस समय के भारत के कृषि मंत्री हुआ करते थे। उनको हरित क्रांति का राजनीतिक जनक माना जाता है। राजनीतिक रूप से उन्होंने ही इसको सक्सेसफुल बनाया। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? नेवेली ताप विद्युत गृह तमिलनाडु, कोरबा ताप विद्युत गृह उड़ीसा, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और रामगुंडम ताप विद्युत गृह आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। तो कोरबा जो है ये उड़ीसा में नहीं छत्तीसगढ़ में है। आता हुआ सवाल एक और आपने गलत कर लिया, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगर आपने गलत किया है, निगेटिव लगे हैं तो यकीन मानिए आपके रिवीजन में दिक्कत है। रिवीजन करिए सही से, एमसीक्यू के जरिए प्रैक्टिस करिए सही से, ताकि आपका रिवीजन हो सके। इसका उत्तर बी हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। भारत की जनगणना 2011 के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से सत्य कथन को चुने। बहुत सारे चीज़ इसमें से कभी नहीं सुना होगा आपने। इस जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। जनगणना कार्य हेतु भारत के जनगणना आयुक्त डीसी चंद्रमौली थे। बहुत सारे बच्चों ने डीसी चंद्रमौली का नाम नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हमेशा इस प्रकार के सवाल को स्किप कर देना चाहिए। अगर आपको पहला दूसरा भी नहीं पता है तो, अगर आपको 2 स्टेटमेंट पता है, जैसे पहला दूसरा पता है तीसरा नहीं पता है, तो रिस्क लीजिए। फिर ऐसे समय में ए और 3 में से कोई एक में रिस्क लीजिए, हमेशा ही लीजिए। अगर आपको लगता है कि पहला दूसरा तो मैं गारंटेड बता सकता हूँ सही है, तीसरा सही नहीं, तो हमेशा ही इस प्रकार के सवालों में फिर रिस्क लेना चाहिए, तुक्का लगाना चाहिए कि 1 और 2 तो मैं मार के जाऊँगा। हो सकता है कि 3 सही हो, आपका आंसर गलत हो जाए, लेकिन इसी प्रकार के सवालों में रिस्क लिया जाता है जहां पर 2 स्टेटमेंट कम से कम आपको आ रहे हों। अगला है हुगली, लूनी, बनास और रामगंगा, उनकी सहायक नदियों के नाम पूछे गए हैं गुरु। सहायक नदियों के नाम पूछा गया है आपसे, ओके। तो देखिए इसमें से क्या है उसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि हुगली जलावंगी है,
लूनी जवाई है, बनास का मोरन है, और आपका जो रामगंगा है उसकी सहायक नदी खोन या खूनी उसको नदी कहा जाता है। कई सारे लोकल भाषा में खूनी भी कह देते हैं, वैसे खोन नदी उसका नाम है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? तुजू दर्रा मणिपुर, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा लद्दाख और यांगयाप दर्रा सिक्किम लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यांगयाप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला दर्रा जो है वो है सिक्किम में। ओके, निम्न से कौन सी नदी चोलामू झील से निकलती है? चोलामू झील जो है ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। इसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी निकलती है, तो तीस्ता नदी निकलती है जो सिक्किम से निकलते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न से किसे 16 वन के नाम से जाना जाता है? 16 वन किनको कहा जाता है? तो ये जो पर्वतीय वन होते हैं ना, इसी को 16 वन का नाम भी दिया जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों को 16 वन का नाम दिया जाता है। ओके, अगला सवाल है कि मेट्टूर परियोजना निम्न से किस नदी पर स्थापित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और शरावती। तो मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थापित किया गया है। निम्न से सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत की छोटा नागपुर पठार पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च पेटी है। छोटा नागपुर की जो पहाड़ी की पेटी है खनिजों में, वो सबसे ज़्यादा बड़ी पेटी है, रिचेस्ट है मिनरल्स वेल्थ में। इसे भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों यहाँ पर सत्य कथन दिए गए हैं। भारत की कश्मीर घाटी निम्न से किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? किस प्रकार के फोल्ड्स का उदाहरण है? ये पूछा गया है आपसे कश्मीर घाटी के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ये ग्रीवा खंड है एक, जब जटिल संचलन से उत्पन्न होने वाले संपीड़न बल लगातार जारी रहते हैं, दो प्लेटों का टकराव हुआ और ये बल लगातार जारी रहते हैं, तो एक वलन जो होता है फोल्ड, वो टूटकर काफ़ी दूर जाकर किसी अन्य प्रकार के चट्टान पर में चढ़ जाते हैं। दो प्लेट हैं जो टकरा रहे हैं, एक फोल्ड बन जाएगा जो टूट जाएगा और कहीं और पर जाकर के वो स्थित हो जाएगा। तो वही जो ग्रीवा खंड, टूटा हुआ एक खंड है, दो प्लेटों के टकराहट के बीच से टूट गया एक खंड है जो कश्मीर घाटी है, इसी को ग्रीवा खंड कहा जाता है। भारत में कश्मीर घाटी इसी ग्रीवा खंड पर स्थित है, इसी टूटे हुए एक टुकड़े पर स्थित है। दो प्लेटों के टकराने से एक फोल्ड बना, एक माउंटेन के बीच फोल्ड बना, मुड़ गया और मुड़ने से पूरा पूरा टूट करके कहीं और जाकर के स्थापित हो गया, उसी को ग्रीवा खंड कहा जाता है, ग्रीवा खंड कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है पुडुचेरी। आपने 2011 का सेंसस तो पढ़ा होगा, लेकिन वही रटे रटाए चीज़ों को आपने फिर से पढ़ लिया होगा, नए फैक्ट्स की तरफ में आपका ध्यान नहीं गया होगा, उसको यहाँ से तैयार कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1037 है पुडुचेरी का लिंगानुपात। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच की जगह को कहा जाता है। नेपाल हिमालय सतलज से काली के बीच की जगह को कहा जाता है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच की जगह को कहा जाता है। नेपाल हिमालय किसके किसके बीच की जगह को कहा जाएगा? तो दरअसल में सतलज से लेकर के सिंधु सतलज जो होता है इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज से काली के बीच में, सतलज से काली के बीच का जो जगह होता है, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक के बीच का जगह होता है, इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और सिंधु नदी से लेकर के, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, सतलज तक का जो बीच होता है इसको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दरअसल में सिडनी बुराड हुए हैं, एक बहुत बड़े ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने बोला कि हिमालय को हमें अगर बांटना है, ये हिमालय रीजन है, तो इसको नदियों का आधार बांट सकते हैं। सिंधु नदी यहाँ पर बहती है, सिंधु नदी यहाँ पर बहती है और यहाँ पर बहती है कौन सी? सतलज नदी। तो सिंधु से सतलज के बीच को इन्होंने कौल बोला कि ये पंजाब का हिमालय है, ये पंजाब का हिमालय है। अब सतलज नदी यहाँ पर बहती है और काली नदी ठीक उत्तराखंड नेपाल के सीमा के पास बहती है। तो काली नदी से लेकर, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के बीच के क्षेत्र को इन्होंने बोला कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। अब काली नदी से लेकर के कहाँ तक? तो तीस्ता नदी तक सिक्किम के पास में बहती है, इस बीच को उन्होंने कहा नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को कहा जाता है असम हिमालय, असम हिमालय। तो इस प्रकार से जो लंबाई चौड़ाई में हिमालय है उसको उन्होंने बांट दिया अलग अलग नदियों का आधार पर, अलग अलग नदियों का आधार पर उन्होंने बांट दिया। यही है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पर तीस्ता है, तो ये हो गया असम हिमालय,
तीस्ता से काली तक नेपाल हिमालय, काली से सतलज तक कुमाऊं हिमालय और सतलज से सिंधु तक पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक और 3 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। नेपाल हिमालय जो है सतलज से काली नहीं होगा बल्कि काली से तीस्ता हो जाएगा। मलना घाटी निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको छोटा यूनान भी कहा जाता है। छोटा यूनान, ये सब तो जीके में भी पढ़ा होगा आपने कि भारत में छोटा यूनान कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला सवाल है कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। यह भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है, इसमें ह्यूमस की उच्च मात्रा पाई जाती है, हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज फाउंड इन इट, इसे कांप मृदा भी कहा जाता है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निक्षेप से बनता है जलोढ़ का मैदान, इसे कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इस मृदा में पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस जो होते हैं ये इसमें कम पाए जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार की मृदा में खेती के लिए यूरिया का भर भर के उपयोग किया जाता है। आपके और हमारे यहाँ जो खेती होती है बिहार यूपी में, यहाँ पर यूरिया इसीलिए डाला जाता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से इसमें यूरिया कम पाया जाता है। ओके, अगला सवाल है बाणसागर परियोजना निम्न से किस नदी पर स्थापित है? सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, काली नदी। इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी पर स्थापित है बाणसागर। उत्तर प्रदेश, यह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यों को लाभान्वित करता है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थापित की गई है। निम्न से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी पूर्ववर्ती का उदाहरण नहीं है। वे नदियां जो अपने प्रवाह मार्ग में स्थित पर्वतों को काटकर आगे अपना महाखड्ड बनाकर आगे बढ़ती हैं उनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। कि रास्ते में पहाड़ पर गया, इसको काट करके वो आगे बढ़ती हैं, इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ हिमालय को काट करके प्रवाहित होती हैं। कुछ समय पहले ही मैं हिमाचल प्रदेश गया था, तो वहाँ पर सतलज नदी अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार के हिमालय को काट करके, अगर ये पर्वत श्रेणी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पर्वत श्रेणी है, इसको काट करके बहती है, इसीलिए सतलज नदी यहाँ बीच से बह रही है। इधर भी ऊंचे पर्वत दिखेंगे आपको, इधर भी ऊंचे पर्वत दिखेंगे। यहाँ बीच में कोई पर्वत हुआ करता था जिसको धीरे धीरे करके इन नदियों ने काट दिया और अब यहाँ से नदियाँ बह रही हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे सड़क होते हैं और यहाँ से हज़ारों फीट नीचे ये नदियाँ बह रही होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती इसका आंसर हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है इसमें से। नियमों से गलत को सुमेलित कीजिए। सरहिंद नहर, रावी नदी, भाखड़ा नहर, सतलज नदी, एडन नहर, दामोदर, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सरहिंद नहर। रावी नदी जो है गलत दिया हुआ है। सरहिंद नहर सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न युग्म से कौन सा गलत सुमेलित है? पीसी कल्चर मछली पालन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, एपी कल्चर रेशम कीट पालन, वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एपी कल्चर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से होता है, रेशम कीट पालन से नहीं होता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महाराष्ट्र का थाने जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है, दिबांग घाटी ये जो है ये सबसे न्यूनतम वाला है। पहाड़ों में वैसे भी जनसंख्या बहुत ही कम होती है। एक गांव गया था मैं घूमने के क्रम के दौरान, रक्षम, बहुत ही सुंदर सा गांव था रक्षम, विलेज एरिया था नदी के ठीक किनारे में। वहाँ की आबादी मात्र 300 टोटल जनसंख्या थी। परिवार अगर देखेंगे तो मुश्किल से 35 परिवार का एक छोटा सा गांव था, और जबकि उस एरिया के सबसे बड़े गांवों में से एक था वो। तो समझ ही सकते कितना कम होगा। जो ये दिबांग घाटी है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है। ये मैं आपको इसलिए इस प्रकार के फैक्ट्स बताता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में अगर 4 ऑप्शन दिए जाएँ, मान लीजिए कोई और सवाल है, तो वहाँ पर आप कम से कम एलिमिनेट कर सकें इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कि पहाड़ों में आबादी विरल होती है, वहीं पर मैदानों में आबादी जो होती है ये सघन होती है। हमेशा ही
और सबसे सघनतम आबादी वाले ज़िला जो है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला वो थाने है। सबसे कम वाला है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश है। अब मुझे आप एक और फैक्ट बताएंगे जो यूपीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था कि देश का सबसे बड़ा आकार के हिसाब से ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा आकार के हिसाब से ज़िला कौन सा है, ये आपको बताना है मुझे। ओके, अगला सवाल है, भारत के मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को झारखंड में काटती हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में जाकर के मिलते हैं। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक 82.5 डिग्री जो है वो, और उसके साथ में कर्क रेखा जो है कहाँ पर काटेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये झारखंड में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में काटती है। झारखंड से होकर के भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। फूलों की घाटी निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड राज्य में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। परपटी पृथ्वी की सभी परतों में सबसे मोटी होती है। ये पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी आप पढ़ते होंगे, इसमें अलग अलग परत होता है, कोर होता है, मध्य होता है, फिर ऊपर परपटी होते हैं। तो परपटी कहा जाता है, लेकिन ये सबसे मोटी होती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फिर परपटी पृथ्वी की सभी परतों में सबसे पतली परत होती है। सबसे पतली परत जो होती है परपटी ही होती है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। मैग्मा विभिन्न शैलों के निर्माण में निम्न शैलों पर विचार करें। उनको अनुक्रम में आधार पर लगाना है कि पहले किस शैल का निर्माण होता है और सबसे अंत में किस शैल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आग्नेय शैल बनेंगे, जिनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। अग्नि से उत्पन्न शैल, आग्नेय शैल, अग्नि से उत्पन्न शैल, आग्नेय शैल, यानी कि सबसे पहले किनका निर्माण होगा? तो सबसे पहले आग्नेय शैल ही बनेंगे। जो बिल्कुल लावा होता है उससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। फिर बनेंगे तलछटी शैल, जिसको क्या कहा जाता है? अवसादी, अवसादी उनको कहा जाता है। तो 2 और 1 हो जाएगा, उसके बाद से 3 आ जाएगा। सबसे अंत में कायांतरित शैल का निर्माण होता है। बहिर्जनिक बल का प्रकार नहीं है, तो भूकंप जो है ये अंतःजनिक बल होता है, बहिर्जनिक बल नहीं होता है। पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन होता है, पर्वत बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, पाठार बनते हैं, सभी 2 बलों के परिणाम होते हैं। एक होता है बहिर्जनिक, बाहर से लगने वाला फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स। एक होता है अंतःजनिक, यानी कि इंटरनल, पृथ्वी के अंतर से लगने वाले फोर्स। तो जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये इंटरनल फोर्सेस के उदाहरण माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भूकंप अंतर्जनित बल का उदाहरण है। वहीं पर समुद्री तरंग, हिमनद और पवन ये बहिर्जनित बल हैं, जिसके कारण से पृथ्वी की संरचनाओं में परिवर्तन हो सकता है। वायुमंडल की संरचना में पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर वायुमंडल की परतों पर सही क्रम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर से नीचे नहीं आ रहे बल्कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पृथ्वी के धरातल से हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, तो कौन कौन से वायुमंडल कहाँ कहाँ पर आएंगे, इसका क्रम आपसे पूछा गया है। आसान सवाल है, ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन में। ये आते वाले सवाल हैं जो आपको आते हैं, कभी भी इस प्रकार के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले एक क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। इसका उत्तर बी हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब बढ़ता है, क्या ऐसा होता है क्या? यहाँ पर आप हैं, यह अर्थ है, यहाँ से आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ों पर जाएंगे कभी गाड़ी से, तो गाड़ी के इंजन जो होते हैं वो कम पावर काम करता है, वो सही से ज़्यादा एक्सीलेटर आपको लेना पड़ेगा। कान आपके सुन्न हो जाएंगे। कई सारे लोगों को दिक्कत ये हो जाती है कि भाई नाक से उनके खून निकलने लग जाते हैं। ये सब किस लिए होता है? क्योंकि वायु का दबाव जो है वो कम हो जाता है। वायु का दबाव कम हो जाता है, वायु पतली हो जाती है। ऊपर जाने पर वायु पतली हो जाती है। तो इसका पहला तो क्या हो जाएगा भाई? पहला तो गलत दिया हुआ है। समुद्र स्तर पर वायु दाब न्यूनतम होता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत दिया हुआ है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अगला सवाल है, विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नामों के बारे में सही मिलान आपको करने हैं इसमें कि कौन सा सही मिलान किया हुआ है।
झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी के सभी सही दिए हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित किन पर निर्भर करती है? जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर एवं मृत्यु दर, न जन्म दर न मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर निर्भर करती है। अगर कहीं पर बर्थ रेट जो होगा ये ज़्यादा होगा और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जनसंख्या एक प्रकार से स्थिर रहेगी, तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। ये खास तौर से गरीब, बिल्कुल गरीब देशों में ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ पर बर्थ रेट जो होगा, बर्थ रेट ये तो ज़्यादा होगा लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो होगा ये कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको जनसंख्या बहुत तेज़ी गति से बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि उदाहरण डेवलपिंग नेशन, विकासशील देश होते हैं। ये आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी का फैक्ट है, जिसका उदाहरण है चीन, जिसका उदाहरण है भारत। क्योंकि यहाँ पर हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा होने से, भोजन की स्थिति अच्छा होने से मोर्टेलिटी रेट कम हो गए हैं और बर्थ रेट बढ़ा है। क्योंकि लोग अभी भी भारत में बच्चे अधिक पैदा कर रहे हैं। अभी का नहीं मैं कह रहा हूँ, 80 और 90 के दशक का कह रहा हूँ। तो विकासशील देशों में ये सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है। अब धीरे धीरे करके भारत में बर्थ रेट जो है वो कम हो रहा है। वहीं पर बर्थ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है और मोर्टेलिटी रेट भी कम है। तो यहाँ पर आपको स्थिर जनसंख्या दिखेगी लगभग में, क्योंकि बर्थ ही नहीं हो रहा है और मर भी नहीं रहे लोग। यहाँ पर आपको स्थिर जनसंख्या दिखेगी। ये विकसित देशों में इस प्रकार के कंडीशन देखे जाते हैं जहाँ पर बूढ़ी आबादी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कम है और बर्थ रेट भी कम है, इसलिए वहाँ पर यंग पॉपुलेशन की भी कमी हो जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कंडीशन किस देश में देखा जा सकता है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। वह कौन सा महासागर है जिसके किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर? बिल्कुल सबसे हलवा सवाल यही था, पैसिफिक ओशन है वो। बृहद संचलन में ये अगर आपने गलत किया है तो अपराध किया है आपने, जघन्य अपराध। ठीक है, रिंग ऑफ फायर वगैरह का सवाल भी अगर आपने गलत किया है, जिसका भी गलत हुआ हो, भाई साहब बहन जी कृपया पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा समय दें। ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनें। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प इन मास मूवमेंट, बहुत बड़े मूवमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स मददगार होती है। बृहद संचलन अपरदन से संबंधित होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कठिन सवाल है, कठिन सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला तो सही है, पहला तो सही है। सत्य कथन में बृहद संचलन अपरदन के बिना होता है, यद्यपि पदार्थ का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। अगला सवाल है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ इज़ फाउंड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किसके निकट में पाया जाता है? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का एक बेल्ट होता है जो सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तर की ओर चला जाता है, सूर्य के दक्षिणायन होने से दक्षिण की ओर चला जाता है, और ये पाया जाता है विषुवत के ठीक ऊपर और नीचे 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ में। फिर आप मुझे बोलोगे कि भाई उत्तर भारत का जो प्लेन है वहाँ पर ITCZ कैसे आ जाता है? तो चूँकि उत्तर भारत का प्लेन जो है ये कर्क रेखा के समीप में स्थित है और भारत में सूर्य के उत्तरायण होने से ITCZ उत्तर की ओर खिसक करके भारतीय प्लेन के ऊपर में आकर के स्थित हो जाता है। लो प्रेशर का, लो एयर प्रेशर का बेल्ट होता है। यहाँ पर एयर का प्रेशर लो होता है। लो होने के कारण हाई से लो की तरफ में वर्षा हवाएं चलती है, इसलिए समुद्र से लो प्रेशर की तरफ में हवाएं आती, क्योंकि समुद्र के ऊपर में वायु दाब ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर संघनन हो रहा, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है इस कारण से, और ITCZ में वायु दाब कम होता है, तो हाई से लो की तरफ में वायु का संचरण होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम और आप मानसून कहते हैं। तो ये कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा के निकट में ये होते हैं। लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तर की ओर आएंगे, दक्षिणायन होने से दक्षिण की ओर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करवाएंगे। निम्न से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो ये सारी ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सब के सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। CO2, CFC, मीथेन, NO और ओजोन सब के सब हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा
कब की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कई सारे बच्चों का। निम्नलिखित जलधाराओं में शीत जलधाराओं का चयन करें। ऐसी जलधाराएं जो ठंडी होती है, जो विषुवत से ऊपर की ओर जाएंगी वो ठंडी होंगी, विषुवत से नीचे की ओर जाएंगी वो ठंडी होंगी, जो विषुवत की तरफ आएंगी वो जो विषुवत से ऊपर नीचे जाएंगी वो गर्म जलधारा होगी, जो विषुवत की तरफ से कहीं भी जा रही है ऊपर नीचे वो गर्म जलधारा होगी, क्योंकि विषुवत पर गर्म ही होती है। वहीं पर ऊपर से कोई भी जलधारा विषुवत की तरफ अगर वो आ रही है, भले ऐसे आए, नीचे से आए, इस तरफ से आए, विषुवत की तरफ अगर उसका रुख है तो वो सब के सब ठंडी जलधाराएं मानी जाती हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का बंद हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सवाल में ये नहीं लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल तो अंटार्कटिका ही है। ये शीत मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है। एक और शानदार सा छोटा सा सवाल जो आपको आ रहा था लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसके कारण से आपने गलत कर लिया। बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया होगा, वेरी गुड। कौन सी अवधि की भारत की जनसंख्या वृद्धि को स्थिर प्रवस्था कहा जाता है? स्टेशनरी फेज कहा जाता है। स्टेशनरी फेज यानी कि इस दौरान आबादी बढ़ी नहीं भारत की। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1901 से 1921 का समय था गुरु। 1901 से 1921 के दौरान भारत की आबादी बढ़ने की जगह पर कम होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि स्पेनिश फ्लू के कारण भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में राज्यों का जनसंख्या घनत्व में घटता क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अपने बिहार का है। घटता क्रम में सबसे ज़्यादा शुरू करेंगे तो पहले ही 2 ऑप्शन तो पहले ही हटा देंगे हम, पहले ही 2 ऑप्शन हटा दिया भाई। उसके बाद से देखिए उत्तर प्रदेश तो अरुणाचल और तमिलनाडु। अरुणाचल कैसे हो सकता है? अरुणाचल तो हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल में तो सबसे कम आबादी है भाई घनत्व का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि सबसे पहला हमने बिहार ढूंढा और सबसे अंत हमने अरुणाचल ढूंढा, और इस प्रकार से हमने उत्तर लगा दिया। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कन्फ्यूजन हो भी सकता है, तो भी इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट हमें पता है और लोएस्ट हमें पता है, तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। वैसे भी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि पहाड़ी राज्य जो हैं, पहाड़ी जो जगह होते हैं वहाँ पर आबादी विरल होती है, वहाँ पर डेंस आबादी नहीं होती है, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल होता है। दूर से देखने में पहाड़ बहुत सुंदर, पास में रहना बहुत मुश्किल होता है, कठिन जीवन होता है। अगला सवाल, वर्ष 1951 और 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व के बीच कितना अंतर है? बहुत कठिन सवाल, बहुत कठिन सवाल। क्या इसको करना चाहिए मास्टर साहब? मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, नहीं याद है एग्जैक्ट, तो बिल्कुल छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। 1951 में भारत की जनसंख्या घनत्व 117 थी और 2011 में 382 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है, तो 265 हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये झांसी के समीप में काटते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्न से कौन सही सुमेलित है? भारत का लिंगानुपात 945, देश में शिशु लिंगानुपात 929, देश में एससी जनसंख्या का लिंगानुपात 918। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। देश का लिंगानुपात है 943, देश में शिशु लिंगानुपात है 919 और देश में एससी पॉपुलेशन का लिंगानुपात है 945। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग में महिलाओं की आबादी, महिलाओं का लिंगानुपात सो कॉल्ड सभ्य समाज से ज़्यादा है, अच्छा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये सवाल यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द रीजन, इसका कारण क्या है कि एससी और एसटी समुदाय में महिलाओं की आबादी अभी भी, महिलाओं का लिंगानुपात अभी भी सही है, इसका क्या कारण है? कारण आप लोग सोचिएगा, चिंतक कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अगला सवाल क्या है, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, बोगमा, कुरुवा, पोडू और पामलू। आपको बताना है झूम कृषि कहाँ पर कौन सी परफॉर्म की जाती है,
इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का 2, यानी झारखंड की कुकी, मणिपुर का पामलू, मेघालय का बोगमा, आंध्र प्रदेश का पोड्डू। तो झारखंड का क्या हो जाएगा कुरुवा, कुकी भी होता है कुरुवा, और उसके अलावा मणिपुर का पामलू, मेघालय का बोगमा, आंध्र प्रदेश का पोड्डू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर सूरत को कहा जाता है, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कि ए, बी और डी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ये दोनों तो सही लग रहे हैं, पहला केवल गलत लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, मेंटल, क्रस्ट, कोर, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, क्रस्ट है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, चावल शोध संस्थान कटक में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में बनाया गया है, कानपुर में बनाया गया है। ग्रीन मफलर शब्द ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, यानी कि सड़कों के किनारे पेड़ लगाना है जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न ना हो, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस देश की सीमा सिक्किम के साथ नहीं लगती है, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। बेहद आसान सवाल, बांग्लादेश की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है। भारत का पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है, भारत का पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक है। इलायची की पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है, कार्डेमम हिल्स जो हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है भाई साहब, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि कार्डेमम हिल्स जो हैं ये पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम हिल है। निम्न से किस पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था ये, इसका आंसर हो जाएगा बी। भाबर जो प्रदेश होती हैं, भाबर, यहाँ पर नदी की धाराएं विलुप्त हो जाती, पहाड़ से आती है यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं और इसके अंत में जाकर के पाताल तोड़ कुएं से नदियाँ निकल करके बाहर आ जाती हैं। भाबर में बड़े बड़े खड्ड होते हैं, बड़े बड़े पत्थर और सूखी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्न पहाड़ियों में कौन सी मेघालय में नहीं पाई जाती है, गारो, मिकिर, कैमूर। तो कैमूर तो अपना बिहार हो गया, यानी कि तीसरा तो गारंटेड ही होगा। कौन सी नहीं पाई जाती है, तो तीसरा तो गारंटेड होगा भाई। तो दूसरा तीसरा हमसे गारो पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये तो नहीं होगा। मिकिर पहाड़ी, मिकिर भी असम में पाई जाती है, इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन से गलत हैं, थाल घाट महाराष्ट्र, पाल घाट केरल, भोर घाट महाराष्ट्र, दीफू मिजोरम। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में नहीं है। कल जिन्होंने बिहार स्पेशल का मेरा ज्योग्राफी का वीडियो देखा है, कृपया मुझे कमेंट करके बताएं बिहार में कौन कौन से दर्रे हैं, और अगर आपने नहीं देखा है फिर तो कोई बात ही नहीं। गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्न कथन में सत्य कथन विचार करें। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में होता है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, काबिनी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है पहला और दूसरा तो सही है, और जो काबिनी है वो कावेरी की सहायक नदी है, कौ से काबिनी, कौ से कावेरी। वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये सब बहनों के नाम नहीं हैं, ये सब नदियां हैं जो सहायक हैं किसके, तो गोदावरी के सहायक नदियां हैं, इनका नाम जरूर ही ध्यान में रखिएगा। किसी नदी का नाम पुरुष के नाम पर है क्या, मुझे नहीं पता भाई, आपको पता हो तो बताना मुझे। निम्नलिखित में कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित नहीं है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4, यानी कि उकाई बांध, और उसके अलावा श्रीशैलम बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है और श्रीशैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका झांसी में, 65 का आंसर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि निम्न में से किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल के जैसा होता है। घोड़े के नाल के जैसा इस प्रकार से आकार होता है, घोड़ा का नाल इस प्रकार से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 का एटॉल जो होता है उसका आकार इसी प्रकार से होता है। एनसीईआरटी में चित्र बना करके दिया हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और 95.17% जनसंख्या हिंदू धर्मावलंबी हैं। और एक फैक्ट सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके देश में सभी पहाड़ी राज्यों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही कम है, अत्यधिक कम है, क्योंकि वहाँ पर उनका प्रवास था ही नहीं। अब थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन सामान्य तौर पर पहाड़ी राज्यों में पॉपुलेशन 9 के बराबर में है। असम में भी है थोड़ा बहुत निम्नलिखित, लेकिन असम के लोअर असम वाले में ज़्यादा है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनें। तुंगभद्रा परियोजना देश का कौन सा, ऐसे एक पर सवाल मुझे बता दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश है देश का ऐसा कौन सा जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा है? तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरेबियन यात्री जब भारत आते थे तो लक्षद्वीप में रुककर ही भारत की यात्रा करते थे, इसलिए लक्षद्वीप में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, ना कि हिंदुओं की है। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत लीजिएगा। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तुंगभद्रा नदी की परियोजना। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर सही है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्न से कौन सा है? बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, टीकमगढ़। 69 का आंसर हो जाएगा। बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा के सैनी से होता है। झील और उनकी अवस्थितियों को युग्म में कौन सा गलत सुमेलित है? रूपकुंड झील हिमाचल, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, राजसमंद झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर। ऐसा एम बनाओ कि भाई एक दिन सारा झील घूमना है, इस तरह का होना चाहिए ना। घूमने फिरने वाला आदमी अपने आप में चलता हुआ नोट्स होता है। तो कभी मौका मिले और आर्थिक क्षमता हो तो घूमिए फिरिएगा, नहीं आर्थिक क्षमता तो आर्थिक क्षमता बनाइए, अपने हाथों में होता है, मेहनत कीजिए जरूर बनता है। रूपकुंड झील हिमाचल, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, राजसमंद झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी लोकटक नहीं, रूपकुंड झील हिमाचल गलत दिया हुआ है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, बाकी बी, सी और डी सही दिया हुआ है। निम्न से किसे भारत की नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी जाती है? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात को दी जाती है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में है ये। निम्न से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है? तो भारत दरअसल में 7th पोजीशन पर है। जलप्रपात छत्तीसगढ़ में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इस देश से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? तो भारत से बड़े देश हैं, सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद से कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके पश्चात से भारत का स्थान आता है। तो किसका इसमें से भारत से बड़ा आकार नहीं है? दक्षिण अफ्रीका भारत से छोटा है। और भारत के बाद ठीक 8वें पोजीशन पर अर्जेंटीना नामक एक देश आता है जो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। निम्न से किस यंत्र का प्रयोग भूकंपीय तरंगों के मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का। इसका आंसर हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। 2011 जनगणना के दौरान भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? नागालैंड की जनसंख्या 2001 की तुलना 2011 में कम हो गई, क्योंकि लोग यहाँ से प्रवास करके बाहर चले गए। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न कथन और सत्य कथन को चुनें। भारत का जनघनत्व 382 है, बिहार का जनघनत्व 1106 है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। वह क्षैतिज रेखा जिसमें समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई की माप होती है उसको डेटम लाइन कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ये पूछा जा रहा है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वैगई नदी। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पेरियार, शरावती। और वैगई नदी प्रवाह पूर्व दिशा की ओर होती है। निम्न पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटकई, नागा, चिन और अराकान योमा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
निम्न से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल इसमें से चना नहीं है। बाकी खरीफ की फसल की बुआई अभी हो रही होगी जून जुलाई में और कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। बाजरा, कपास, मक्का, ज्वार, अरहर ये सब की सब खरीफ फसल हैं। चना रबी फसल में आती है। अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नवगामा, कोसांबा, लूनेज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित हैं? तो अंकलेश्वर समझ जाते हैं आप, अंकलेश्वर पढ़ के ही। ये सब के सब गुजरात में स्थित हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ONGC है यहाँ पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किस लाइन के द्वारा? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैग्नीट रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, रेडक्लिफ लाइन के द्वारा तय किया गया था। अगर ये भी सवाल आपने गलत किया है तो सीरियस कंसर्न है। कृपया करके बुक को पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए था। इसका अगला है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इसका याद करने का तरीका है बचपन से MBA। जिस प्रकार से मैंने मित्र पर गमछा झाड़ आपको बताया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान, ये है भारत का क्रम सीमावर्ती देशों के। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर है और अफगानिस्तान के साथ में 180 किलोमीटर मात्र हमारी सीमा लगती है POK के जरिए। लेकिन POK पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और भारत ने छीना नहीं अभी तक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कई सारे बंधुओं गलती करेंगे कि क्या इसका उत्तर हो जाएगा। वो ढूंढेंगे असम की एक तरफ देखेंगे कि चीन है क्या या सिक्किम है क्या। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है? तो ये राज्य कौन सा है? अपना त्रिपुरा राज्य है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है ये। ओके। कुमाऊं हिमालय निम्न से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ऊपर भी ये सवाल आया था, नीचे भी सवाल आ गया। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थिर है? कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? और एक ग्रीवा खंड है। ग्रीवा खंड आपको याद हो गया होगा। 85 का उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? सी, बृहत हिमालय पीर पंजाल इनके बीच में स्थित है। निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, त्रिपुरा। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो कहाँ हैं? कार्डेमम पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87 का सी हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल की सीमाओं पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसको सैंडल पीक कहा जाता है। सैंडल पीक कहा जाता है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिंधु नदी की निम्नलिखित कौन सी नदी भाखरा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली की पानी की आपूर्ति करता है? भाखरा नांगल से जो नहर निकाला गया उसमें पानी डालता है, कौन सी नदी का पानी डाला जाता है? ये है सतलज नदी। सतलज नदी है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहुल क्षेत्र में बहती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये सब, बहुत ही खूबसूरत सा लाहुल क्षेत्र में बहती हैं ये। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हो रहा है बंधुओं? तो इस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी नाम है इसका। गोमती गंगा के सहायक नदी है जो पीलीभीत के निकट गोमत ताल से निकल करके गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। निम्न से कौन सा एक बाल्टिक देश के अंतर्गत नहीं आता? बाल्टिक देश 3 को कहा जाता है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो फिनलैंड इसके अंतर्गत नहीं आता। दुनिया का सबसे सुखी संपन्न देश है। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अभी प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे, उस दिन भी मैंने इसकी राजधानी आपको बताया था। आर्मेनिया, इसकी भी राजधानी मैंने आपको बताया था। स्लोवेनिया और अल्बानिया का मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपने भी क्या पढ़ा है? चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। तिराना, येरेवान, जाग्रेब, ल्यूब्याना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया का कैपिटल क्या है? ये है जाग्रेब। आर्मेनिया का कैपिटल क्या है? येरेवान।
मैंने बताया था आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था। मैंने बताया अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत आर्मेनिया को। अजरबैजान का राजधानी बाकू है जहाँ पर COP29 हुआ था, और आर्मेनिया जो है इसकी कैपिटल येरेवान है। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बई। ए का 4 यानी कि स्लोवेनिया का कैपिटल क्या है? तो ल्यूब्लियाना। और बी का 3 यानी कि क्रोएशिया का जाग्रेब हो जाएगा। आर्मेनिया का येरेवान हो जाएगा। अल्बानिया का कैपिटल तिराना है। टिराना भी इसको कहा जाता है, तिराना इसका कैपिटल है। राइन, वेसर, एल्बे, ओडर, डैन्यूब, जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? क्यों इसको करना है भाई हल? इसको क्यों करना? हमें भारत के उत्तर की तरफ नदियां सारी पूछ ले तो पसीना छूट जाते। जर्मनी के उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां कैसे निकालेंगे? तो इसको स्किप कर सकते हैं। जिन्होंने किया होगा बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए। अरब का मरुस्थल, तिब्बत का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। उपयुक्त में से कौन सा उष्ण मरुस्थल है, कौन सा गर्म मरुस्थल है? तो अरेबियन प्रायद्वीप का जो मरुस्थल होगा वो तो गर्म होगा ही, पहला तो होना ही चाहिए। तिब्बत तो ठंडा लग रहा है यार। गोबी भी ठंडा मरुस्थल लग रहा है। 1 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। इनका लोकेशन देखा कीजिए, आपको ऊपर ऊंचे जगह पर दिखाई देंगे। तिब्बत को विश्व का छत भी कहा जाता है ऊंचाई के कारण से। कुलांग कांगड़ी पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? ये भूटान में स्थित है बंधुओं, और ये भूटान की सर्वोच्च चोटी है। 7570 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। निम्न से कौन सी म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं? इरावदी, सिताउंग, साल्विन, चिंदविन। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सारी की सारी म्यांमार की नदियां हैं। इनमें से कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो मलक्का जल संधि है। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 और 2 इंडोनेशिया और मालदीव से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। कालीमंतन द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? कालीमंतन द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में। बोर्नियो द्वीप को इंडोनेशिया की भाषा में कालीमंतन भी कहा जाता है। बोर्नियो द्वीप का ही दूसरा नाम है कालीमंतन द्वीप। ये इंडोनेशिया की भाषा में कहते हैं कालीमंतन, दक्षिण पूर्व एशिया में है ये। बोर्नियो पूछता तो हर कोई मार देता। निम्न से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा जी में मिल जाती हैं? तो ये है पुनपुन नदी। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? तो यह स्थान है आपका बहुत ही सुंदर सा कर्णप्रयाग। निम्न से कौन सा एक राज्य नर्मदा दोनी का भाग नहीं है? तो ये पूछा जा रहा है नर्मदा दोनी का भाग कौन सा राज्य नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो राजस्थान नर्मदा दोनी का भाग नहीं है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के साथ स्थित है। निम्न से कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? दमन, जंजीरा, कराईकल, रत्नागिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कराईकल पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बल्कि यह कराईकल पुदुचेरी का क्षेत्र है और यह पश्चिमी तट पर नहीं है बल्कि केरल के समीप में स्थित है। डंकन पैसेज किनके बीच में है? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? डंकन पैसेज जो है ये दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है। निम्नलिखित हिमनद में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? कुमाऊं में कौन सा हिमनद है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है मिलाम। बन्नी घास का मैदान कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। इसका आंसर ए हो जाएगा। कच्छ के घास का मैदान है ये। यहाँ पर कई सारे चारागाह बने हुए हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। शुष्कता दशा संदर्भित है किस चीज़ का? शुष्कता का मतलब होता है निम्न आर्द्रता से, यानी कि लो ह्यूमिडिटी को ही शुष्कता कहा जाता है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झंझाव के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लॉसम उसको कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम उसको कहा जाता है जो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। निम्न से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका मोहोगनी। ये वर्षा वन रेन फॉरेस्ट की प्रजाति है, विषुवतीय वन की प्रजाति है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में कहाँ पर पाई जाती है? तो 113 का आंसर हो जाएगा डी, सुंदरबन में आपको मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा मिलेगा।
लवणीय जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहते हैं, हेलोफाइट्स इनको कहा जाता है। मृदोद्भिद कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में है, ये देहरादून में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमनद हुआ था? प्रायद्वीप का जो भारत है इस पर कब बर्फ बना हुआ था? पूरा पूरा हिमनद थे यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लीस्टोसीन युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? किस युग में हुआ है? तो क्रेटेशियस युग में हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंख को कहाँ पाया जाता है? जलोढ़ पंख कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाबर के प्रदेशों में पाए जाते हैं ये। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता का क्या समाधान है? मिट्टी में अगर खारापन आ गया है या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। एनसीईआरटी का ये सवाल था। भारत के निम्न से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सबसे गंभीर है? तो 120 का आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पद के नीचे, मतलब शिवालिक पहाड़ियों के पाद यानी कि शिवालिक पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होती है। नए नए पहाड़ हैं, मिट्टी का पहाड़ है और सारा का सारा ढरमरा जाता है ये। अभी शुरू हो गया होगा लैंडस्लाइड। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? 121 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक नदी से। तुलबुल परियोजना किन नदियों पर है? तो ये है झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर, बी उसका उत्तर हो जाएगा। और 1985 में इसको शुरू किया गया कश्मीर के बारामूला जिले में। निम्नलिखित बांध में से कौन बेतवा नदी पर बना हुआ है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राजघाट का बांध है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंहभूम लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम के बारे में हर किसी को पता होगा, ये झारखंड में है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। तुरमाडीह किस खनिज का खनन होता है? तुरमाडीह में 125 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूरेनियम का खनन होता है, जादूगोरा के क्षेत्र में स्थित है ये। निम्न से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में अधिक परावर्तित करता है सूर्य के प्रकाश को? परावर्तित कौन ज़्यादा करता है? तो इसका आंसर क्या हो? नम हिमनद से आच्छादित भूमि, बर्फ जिस भूमि पर नया नया गिरा होगा वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सूर्य के प्रकाश को। ठीक है। निम्न से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है, तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र जो होते हैं यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। शुष्क काल यहाँ पर वर्षा से रहित काल जो होता है वो निश्चित होता है और आर्द्र ऋतु भी यहाँ पर निश्चित होता है। तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु यहाँ पर दोनों प्रकार के होते हैं, इसीलिए ये सवाना की सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवाल क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रवाल क्षेत्र कहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले पाए जाते हैं? तो जहाँ पर ठंडी और शीत दोनों प्रकार की जलधाराएं मिलती है। ठंडी और शीत दोनों प्रकार की जलधारा जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल का टेम्परेचर प्रवालों के लिए आइडियल होता है, मछली के लिए भी आइडियल होता है। इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन भी सबसे ज़्यादा जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहीं पर होता है, जिसका उदाहरण है जापान। जापान के पास गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है और इसका उदाहरण है कनाडा का पूर्वी तट। यहाँ पर प्रवाल और मछली दोनों बहुत होते हैं। निम्न से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक विक्टोरिया इसका आंसर हो जाएगा। फोन, फ्रियाजेम, नेवाडोस और जोंडा स्थानीय पवन है और क्षेत्र अर्जेंटीना, इक्वाडोर, आल्प्स, ब्राज़ील पवनों के नाम दिए गए हैं और आपको बोला गया है मैच करने को। इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। निम्न से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, बाकी अजरबैजान उसकी राजधानी बाकू भी कैस्पियन सागर के तट पर ही स्थित है और कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एकमात्र राजधानी बाकू ही है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न देशों में से किस में नहीं बहती है, ये पूछा जा रहा है। तो 132 का आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया में ये नहीं बहती है। अगला है उत्तर से दक्षिण को जाते हुए नीचे दिए गए पाकिस्तानी शहरों का सही अनुक्रम कौन सा है? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चा में था इसलिए इसके शहर के बारे में सवाल दिया गया है। शहरों को आपको ऊपर से नीचे मिलान करना है। मैंने इसके एयर जितने भी बेस थे उन सभी का मिलान करवाया था उत्तर से दक्षिण में। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पेशावर सबसे ऊपर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है ये, उसके बाद गुजरावाला, फिर मुल्तान, फिर इस्लामाबाद इसका कैपिटल हो जाएगा। ये क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान सबसे नीचे आ जाएगा। ये पाकिस्तान है, तो पेशावर यहाँ हो जाएगा, इस्लामाबाद यहाँ है, उसके बाद से गुजरावाला पंजाब में है और आपका मुल्तान सबसे नीचे सिंध प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मुल्तान शायद पंजाब में ही, एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में, मुझे भी बता दीजिए कमेंट करके, बाकी मैं इसको देख करके अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। पाराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के बड़े बांधों में से एक है। निम्न देशों में से किसकी संयुक्त परियोजना है ये? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील और पराग्वे की। कृष्ण क्रांति, बादामी क्रांति, काली क्रांति और खाकी क्रांति के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। अब इसको मैच करना है कि कौन सा किसमें सही दिया हुआ है। चमड़ा उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन और कौन सा है बंधुओं? बायोडीजल का उत्पादन और मसाला उत्पादन। 135 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। निम्न से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं स्थापित हुआ था? तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं स्थापित हुआ तो उसमें है बोकारो, जो आपका झारखंड में पड़ता है। ABC द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुए। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत USSR के सहयोग से किया गया है। नोट छापने का कारखाना, नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? 5846 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार के सवालों में कभी भी गेस नहीं करते, कभी तुक्का नहीं मारते हैं। दक्षिण तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है और ये उनके कार्यालय के बारे में पूछा गया है। 139 को मैच कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हल करना चाहिए मैच वालों को। हमेशा आप गेस कर सकते हैं इसमें आंसर, एक अंदाज़ा लगाएंगे तो भी आप गेस कर सकते हैं। जैसे दक्षिण तट रेलवे तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, वाईजैक जिसको कहा जाता है। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर हो जाएगा और पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य में बिलासपुर आएगा छत्तीसगढ़। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बई। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 1987 में। नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5 आपको मैच करना है। मैच कर सकते हैं आसानी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। सदिया से धुबरी नेशनल वाटरवे 2 है। नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टायम है और वाटरवे 4 है काकीनाडा से मरकन्नम है और नेशनल वाटरवे 5 है तलचर से धामरा है 623 किलोमीटर का। बंदरगाह और प्रकार है कांडला बंदरगाह, कोलकाता का बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ज्वारीय, कृत्रिम, नदी प्रकार का बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 3, 2, 4, यानी कि कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, कोलकाता नदी प्रकार का है क्योंकि हुबली नदी के किनारे है और चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम का बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति है, तो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। राज्य लक्षद्वीप, जम्मू, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। जनजाति आपको मैच करना है, कहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है। लक्षद्वीप में वासी जनजाति रहते हैं, जम्मू कश्मीर में बकरवाल रहते हैं, सिक्किम में लिम्बू प्रकार के जनजाति रहते हैं और आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति रहते हैं। निम्न से कौन सा प्रजाति समूह सबसे पहले भारत आया था? तो ये कौन से हो गए? तो निग्रो हो गए। निग्रो हो गए, अफ्रीका से आए थे ये। इसका आंसर डी हो जाएगा। पर्वत और घाट ऊंचाई मीटर में, पचमढ़ी की ऊंचाई, माउंट आबू की ऊंचाई, कोडाई कनाल की ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई। तो पर्वत या घाट उनको ऊंचाई से मैच करना है आपको। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में है। मैसूर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी को माना जाता है। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? कहाँ पर बनता है बरखान? तो मरुस्थल में बनता है ये। मरुस्थल में हवाओं के चलने से अलग अलग आकृतियाँ बनती है रेत के कारण से, इसी को बरखान कहा जाता है। बरखान आपको कहाँ पर मिलेगा? मरुस्थल में मिलेगा। कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। स्थल के अंदर नौकायन के लिए किया जाता है कयाल का उपयोग। इसका आंसर कयाल क्या होता है? दरअसल कोस्ट है। कोस्ट से लगकर समुद्र का पानी थोड़ा अंदर तक आ जाता है, इसी को कयाल कह दिया जाता है।
तो बी हो जाए, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। कोंकण तट का नहीं बल्कि कयाल मालाबार तट का, केरल तट का ये विशेषता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैंने 150 सवाल आपको करवाए हैं। आसान सवाल जितने मैंने बताए हैं एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। कठिन सवालों में तो बहुत सारे बच्चों गलत होते हैं गुरु। आसान सवाल और आने वाले सवालों को अगर आप सही पूर्वक करना सीख जाएं तो ही आपका पीटी एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।